एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की। दोस्तों ये चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज CBSE देता है फाइनल एग्ज़ाम में आपके। तो आज हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बजट गवर्नमेंट बजट होता क्या है। आप सभी को मालूम है क्लास 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल बजट की बात की थी। तो बजट से सब लोग परिचित हैं। आप जब भी अपने पेरेंट्स को देखते होंगे उनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, चाहे वो सैलरीड क्लास हो चाहे वो बिजनेस क्लास हो। तो एक एवरेज इनकम होती है जिसके अकॉर्डिंग वो मंथली अपना एक्सपेंडिचर को फिक्स करते हैं कि किन चीज़ों पर कितना पैसा खर्च करना है। तो बजट क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट बजट की बात यहाँ पर हमें करनी है। बजट एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एनुअल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर कंट्री में गवर्नमेंट पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए, या जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इस दौरान जो भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट होगी इनकम के रूप में और जो भी गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा वो सब बजट के अकाउंट में मेंशन होगा। तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है बजट, जिसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एनुअल स्टेटमेंट दिखाया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट की अगर बात करें तो यहाँ दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये है कि बजट शो करता है हमेशा एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये एक्चुअल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये एक अनुमान होता है कि इतना पैसा उसको अलग अलग जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनसे मिल सकता है और इतना पैसा उसको अलग अलग सेक्टर्स पे खर्च करने हैं। तो ये एस्टिमेटेड है और ये एक्चुअल भी हो सकता है, या जो एस्टिमेटेड बजट है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो जब टाइम ओवर हो जाता है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उसके बाद डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ये स्टेटमेंट दिखाया जाता है। टाइप्स ऑफ बजट, कितने तरह के बजट हो सकते हैं किसी भी कंट्री में। जब गवर्नमेंट बजट अपना बनाती है तो वो 3 तरह के हो सकते हैं: सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट ऐसे बजट को शो करता है जिसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट या गवर्नमेंट की रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। ये एक ऐसा बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की कुछ सेविंग होती है क्योंकि उसकी रिसिप्ट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। ऐसा बजट जो होता है दोस्तों, ये एग्रीगेट डिमांड को कम करने वाला होता है, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर कम है गवर्नमेंट का मींस इन्वेस्टमेंट कम है, और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगा, डिमांड कम होगी। तो ऐसे बजट की वजह से जो है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप कंट्री हैं, अगर वो ग्रोथ का टारगेट रखते हैं तो ऐसी कंट्रीज़ को उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये बजट जो है केवल ऐसी सिचुएशन में ठीक हो सकता है जबकि कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, और इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कम करना पड़ता है। तो केवल वो एक सिचुएशन होती है जहाँ पर सरप्लस बजट ठीक माना जा सकता है। अदरवाइज़ अगर डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है तो वहाँ पर ये बजट अच्छा नहीं माना जा सकता। तो सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। जो सेकंड बजट होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ये एक ऐसा बजट होता है जहां गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है और जो रिसिप्ट है वो दोनों इक्वल होती है, वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसलिए इसको बैलेंस बजट कहते हैं। जितना गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है उतना ही उसको डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। तो यहाँ पर ना सरप्लस होता है ना डेफिसिट होता है, ये बैलेंस बजट को शो करता है। और ऐसा बजट जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो बैलेंस बजट में आप ये चीज़ जान लेंगे। थर्ड जो बजट होता है हमारा वो डेफिसिट बजट कहलाता है।
इस बजट में दोस्तों जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती है वो ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है वो कम होती है। मीन्स एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रिसिप्ट और रिसिप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर। और ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में रख लेनी है कि अगर डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए डेफिसिट बजट अच्छा माना जाता है। ये सुनने में अटपटा सा लगता है कि एक जो पुअर कंट्री है या एक जो अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर तो सरप्लस का बजट होना चाहिए कि गवर्नमेंट की रिसीप्ट ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए या बैलेंस बजट होना चाहिए था। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी रिसीप्ट से ज़्यादा है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके इफेक्ट से इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अपने माइंड में रख लेना है कि अगर डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए डेफिसिट बजट जो है वो बेस्ट माना जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, redistribution of income and wealth, economic stability, management of public enterprises, economic growth and balance regional development। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट बजट के कोई भी दो ऑब्जेक्टिव बताइए या पर्टिकुलर इनमें से कोई भी मेंशन कर देगा कि आप इसके बारे में बताइए, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब यहाँ वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बजट का रखा गया था, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों बजट के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो जो रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमी में उनको री एलोकेट करती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है जहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं एक साथ। और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर उनको प्रॉफिट मिलने का स्कोप दिखता है, जहाँ वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट जो है वो उसका जो बेसिक गोल होता है वो वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो अगर मार्केट बेस्ड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर क्या होगा कि सोशल वेलफेयर का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। केवल जो है प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो केवल प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगी और सारा रिसोर्सेज जो है उन्हीं के पास चला जाएगा। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो है री एलोकेट करती है रिसोर्सेज का, जहाँ पर वो पब्लिक सेक्टर के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, री एलोकेट करती है। वो कैसे कर सकती है बजट में ये टारगेट अचीव? बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो मार्केट में जो भी मार्केट मैकेनिज्म है, जैसे टैक्स है, सब्सिडी है, ऐसे टूल्स के थ्रू वो एलोकेशन करती है रिसोर्सेज का कि जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए, इन इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए, वहाँ पर वो टैक्स लगा सकती है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं बट गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू ज़रूर मिलता है, तो उन पर हैवी टैक्स लगा सकते हैं। जैसे लिकर है, सिगरेट है, टोबैको इंडस्ट्रीज़ है, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को सब्सिडी और टैक्स कंसेशन देना होता है ताकि बैकवर्ड एरिया में या पर्टिकुलर जिसका सोशल वेलफेयर से रिलेशन है उस पर गवर्नमेंट काम कर सकती है, तो वहाँ पर टैक्स कंसेशन वो देती है। गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है वो सब्सिडी दे सकती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है वो टैक्स कंसेशन दे सकती है। और ऐसे सेक्टर्स में ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को या बचते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से। तो गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है बजट के माध्यम से। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट के थ्रू इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे करती है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बजट के थ्रू गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी, ये दो जो टूल्स हैं उसके पास फाइनेंशियल या फिजिकल पॉलिसी के, उनको यूज़ करती है। तो जो रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच का गैप है, जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वलिटी है, उसको गवर्नमेंट बजट के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करती है। वो रिच सेक्शन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है और उनसे कलेक्ट करके वो पुअर सेक्शन को सब्सिडी के रूप में देती है। तो इससे रिच और पुअर सेक्शन के बीच जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बजट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो इनकम और वेल्थ
को वापस जो है वो इनकम और वेल्थ में रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है, डिस्पैरिटी को कम करती है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का कि बजट ऐसा बनना चाहिए जिससे ना तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो इकोनॉमी में और ना ही वो डिफ्लेशन क्रिएट कर सके। ना तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे कि जिससे कि इन्फ्लेशन का खतरा हो जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, और दूसरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करे जिससे जो है डिफ्लेशन जो है वो बढ़ जाए, डिप्रेशन आ जाए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है इकोनॉमी में तो ऐसी सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है, सब्सिडी को कम कर सकती है। वहीं अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है इकोनॉमी में तो वहाँ पर वो टैक्स को कट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, और सब्सिडी को, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बजट का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या इंटरप्राइजेज जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में, जिनको हम पीएसयूज़ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या इंटरप्राइजेज बोलते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट को फंड मैनेज करना पड़ता है उनके ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू उनको फंड प्रोवाइड करती है। और जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ एंटरप्राइजेज हैं वो जनरली नेचुरल मोनोपोलीज वाले होते हैं। आपको पता है नेचुरल मोनोपोलीज ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उसके साइज की वजह से जो है उसकी जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो उनके कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे थोड़ी लो होती है। तो ये सिचुएशन नेचुरल मोनोपोलीज की होती है। और गवर्नमेंट के पास कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे रेलवे है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें गवर्नमेंट को नेचुरल मोनोपोली मिली हुई है। तो इसके लिए फंड भी मैनेज करती है गवर्नमेंट जो है बजट के थ्रू। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हर प्लानिंग और हर बजट का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि बजट के थ्रू कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट कर सकती है। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के सेक्शंस हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। ये सब कुछ अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाला होता है। टैक्स कंसेशन कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं बजट के थ्रू। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए भी बजट जो है वो फॉर्म किया जाता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है। कि आपको पता है कि जो सोसाइटी है, जो कंट्री है हमारी, उसमें डिस्पैरिटी बहुत है, इनइक्वलिटी बहुत है, चाहे वो स्टेट्स को लेकर हो, चाहे वो अर्बन और रूरल एरिया को लेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को लेकर हो। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अचीव करने की कोशिश करती है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि वो भी जो है वो मॉडर्न हो सकें, एडवांस हो सकें और डेवलप हो सकें। तो गवर्नमेंट को ऐसी जगह पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पर दिखाए गए हैं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ पर ब्रॉडली दो अलग अलग कंपोनेंट माने जाते हैं। जो गवर्नमेंट बजट है उसके दो साइड हैं, एक तरीके से कह लें इसको हम। जो एक रेवेन्यू बजट है और एक कैपिटल बजट है। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, दीज आर टू ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। रेवेन्यू बजट जो है ये शो करता है रेवेन्यू साइड को बजट की, केवल रेवेन्यू अकाउंट को। ये ध्यान रखना है आपको। पहले ये दिमाग में रखिए कि बजट के दो कंपोनेंट हैं, एक रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या शो करता है? ये रेवेन्यू अकाउंट को शो करता है, और इस रेवेन्यू अकाउंट में एक तरफ रेवेन्यू रिसिप्ट है, दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि रेवेन्यू बजट केवल रेवेन्यू अकाउंट को कवर करता है, ये ध्यान रखना है। और रेवेन्यू अकाउंट के दो साइड्स हैं, एक साइड है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा साइड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट केवल कैपिटल अकाउंट को शो करता है। कैपिटल बजट केवल कैपिटल अकाउंट को शो करता है, जिसमें एक तरफ कैपिटल रिसिप्ट है और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
तो ये कंपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट बजट के। दो कंपोनेंट्स हो गए हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करता है, जबकि कैपिटल बजट कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करता है। अब हम डिटेल पे आने जा रहे हैं इस पर कि जो बजट के दो साइड्स हैं, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बजट रिसिप्ट दोनों रिसिप्ट को कवर करता है, शो करता है। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट की जो भी इनकम हो रही है किसी भी सोर्स के थ्रू, तो एक इनकम होती है रेवेन्यू साइड से, एक होती है कैपिटल साइड से। तो इसलिए बजट रिसिप्ट जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट है। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग एक्सपेंडिचर को शो करता है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर को शो करेगा। तो बजट रिसिप्ट क्या होता है? जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को शो करता है। बजट एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करता है। अब इस स्ट्रक्चर से दिखाने की कोशिश की गई है कि जो बजट के अलग अलग कंपोनेंट हैं उसको आप कैसे समझ सकते हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट बजट के दो साइड हैं, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट के फिर दो अलग साइड्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर के दो अलग साइड्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर बजट रिसिप्ट को हम डिफाइन करेंगे और उसके जो सब पार्ट्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बजट रिसिप्ट क्या होता है दोस्तों? ये एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से मिलती है किसी पर्टिकुलर फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक एस्टिमेटेड इनकम है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में रिसीव होती है और जिसके दो सोर्सेज होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट किसे बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट को बहुत तरीके से इनकम मिलती है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट बहुत होती है, तो किसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, किसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे? अब इसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आपको समझना है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई भी इनकम है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट हम कैसी रिसिप्ट को कहते हैं? ऐसी रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को कम करती है। अगर ये दो फीचर्स पाए जाते हैं उस रिसिप्ट में, तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसी रिसिप्ट्स जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो। लाइबिलिटी का मतलब क्या? कि गवर्नमेंट ने कहीं से अगर लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने बोरोइंग कहीं से कर ली, तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। केवल ऐसी रिसिप्ट को हम बोलेंगे जिस पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। जैसे जो टैक्स से गवर्नमेंट के पास इनकम आती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये सारे जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, इससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है कि उसको रिटर्न करना है। तो ऐसी रिसिप्ट को हम बोलते हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। कोई भी इनकम जो गवर्नमेंट को रिसीव हुई लेकिन उससे उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई कि इसको हमें वापस भी करना है, इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। दूसरा, ऐसी रिसिप्ट अगर गवर्नमेंट की है जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स कम नहीं हुई हो, कि जैसे गवर्नमेंट को इनकम हुई डिसइन्वेस्टमेंट से, तो डिसइन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस उसको सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट को इनकम तो मिलती है, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट तो हुई, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो गई, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में केवल ऐसी रिसिप्ट कहेंगे जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स कम ना हुई हो। तो ये एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हर वो रिसिप्ट गवर्नमेंट को जो मिलती है जिससे ना तो
विच नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। अगर ये दो चीज़ें हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगी। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की है, इसके जो सोर्सेज हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम टैक्स रेवेन्यू और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहला टैक्स रेवेन्यू की यहाँ बात कर लें हम। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स के अलग अलग सोर्सेज से मिल रही हैं, जो अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं हमारे यहाँ जो उनसे मिल रही हैं, उसको टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। और जो भी टैक्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके दो सोर्सेज हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को डिफरेंट टैक्सेस से मिलती है, और उन टैक्स को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स हर वो टैक्स होता है जिसको जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है वही उसको पे भी करता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है वही उसको पे भी करता है, वो किसी दूसरे पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स, इसका जो बर्डन होता है वो दूसरों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो हर वो टैक्स जिसको दूसरों पर हम शिफ्ट नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। दूसरी ओर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, आइदर पार्शियली और फुल्ली। तो हर वो टैक्स जिसको हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे सेल टैक्स, वैट और जीएसटी जिसको अब कर दिया गया, ये सारे टैक्सेस ऐसे हैं जिसको या तो एक हद तक या तो पूरा का पूरा हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स रेवेन्यू के दो सोर्सेज हो गए, टैक्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अदर देन टैक्स रेवेन्यू जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलती है जो वो कलेक्ट करती है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू हम बोलते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन। गवर्नमेंट ने अगर लोन दे रखा है किसी को तो उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स अर्न बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पीएससीज हैं, उस पर जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फीस एंड फाइन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है, जो गवर्नमेंट को फीस मिलती है, जो फाइन इम्पोज की जाती है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट स्पेशल असेसमेंट के थ्रू भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है। जैसे स्पेशल असेसमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जो एक्सटर्नल इकोनॉमी से जो एक एडवांटेज मिलता है तो गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। टैक्स कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आपसे उसकी कीमत वसूलना चाहती है। क्यों? जैसे एक एग्जांपल समझिए आप, अगर हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होने लगें, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट हो गई, थोड़ी दूर पर कहीं कोई इंडस्ट्री लगा दी गई, तो इससे क्या होगा कि हमारे घर की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अब असेसमेंट करेगी और हमसे अब कुछ उसका कंपनसेशन लेगी। इसको स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है और ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। फिर आप देख सकते हैं एस्टेट्स। एस्टेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी कोई विल नहीं होती है, जिसका कोई वारिस नहीं होता है, जिसका कोई जो है क्लेम करने वाला नहीं होता है। तो ऐसी जो एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, वो गवर्नमेंट अब ले लेती है, तो इसको हम एसेट्स के नाम से जानते हैं। ये भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एंड गिफ्ट ग्रांट्स, जो गिफ्ट मिलता है, जो ग्रांट्स मिलता है गवर्नमेंट को कहीं दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये सारे जो हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं
जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट कहलाते हैं उसमें ये आते हैं। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें इन सबको रखा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं शॉर्ट में कि रेवेन्यू रिसिप्ट के दो साइड्स हैं, जो दो सोर्सेज हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फर्दर जो टैक्स रेवेन्यू है उसके दो पार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और उसके बाद जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके जो सोर्सेज हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस स्ट्रक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों, जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर गवर्नमेंट की कोई रिसिप्ट ऐसी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही है, अगर ये फीचर्स पाए जा रहे हैं उस रिसिप्ट्स में तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स। अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो हम उस गवर्नमेंट की रिसिप्ट को बोलते हैं ये कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स, ये सब क्या है, इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो जा रही है। गवर्नमेंट ने लोन लिया कहीं से, उसको रिटर्न करना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। अगर गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम मिली, रिसिप्ट मिली, लेकिन उससे एसेट्स कम हो गई है गवर्नमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स कम होगी, तो वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर से हम कैपिटल रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स एंड बोरोइंग। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझ लेना है कि क्यों ये कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अगर लोन दे रखा था कहीं पर, अब वो लोन रीपे हो चुका है, अब गवर्नमेंट को वो लोन वापस मिल चुका है, तो हर लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी होती है। अब गवर्नमेंट को वो सिक्योरिटी, जो एसेट्स गवर्नमेंट ने रखी थी, उसको वापस करना पड़ता है। जो लोन होल्डर होता है या बोरोवर होता है उसको रिटर्न करना होता है। तो गवर्नमेंट की टोटल एसेट्स में से उसको माइनस कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाती है, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट का बड़ा सोर्स है। फिर लोन्स एंड बोरोइंग में डोमेस्टिक और फॉरेन क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से आपने लोन लिया, बट अल्टीमेटली जितने भी बोरोइंग है, लोन्स हैं, वो सब कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंडिचर की। अभी तक हमने रिसिप्ट की बात की थी, बजट रिसिप्ट की। अब हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करने जा रहे हैं। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसका अकाउंट बजट एक्सपेंडिचर में मेंटेन होता है। और इसकी दो कैटेगरी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कौन से एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, इसकी बात हम करते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट को पैसा बहुत सारे सेक्टर्स पे, बहुत सारी एरियाज पर खर्च करने पड़ते हैं। तो कौन सा एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, आइए देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्तों, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऐसे एक्सपेंडिचर से, अगर कोई एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, एक्सपेंडिचर जिससे ना तो नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, अगर ये है, अगर ये फीचर्स है उस एक्सपेंडिचर में, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट जा रहा है हमारा, तो लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है लेकिन एक्सपेंडिचर हो रहा है। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, सब्सिडी का मतलब क्या है, सब्सिडी से गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ता है। एजुकेशन, हेल्थ और इन सब पर, डिफेंस पर जो भी पैसा है ये सब खर्च हो रहा है, इससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है लेकिन गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, विडो पेंशन, ये सब पैसा जो गवर्नमेंट खर्च करती है, इससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होती है ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती है, इसलिए इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का
जस्ट इनवर्स मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो, जैसे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, रोड कंस्ट्रक्ट हो गई, गवर्नमेंट ने कहीं पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा दी, गवर्नमेंट ने कहीं कोई प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया, कोई डैम बन गया, ब्रिज बन गया, इस टाइप का जो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दूसरी ओर अगर किसी एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो जा रही है, जैसे गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दिया, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई, और ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, हर वो एक्सपेंडिचर जिससे या तो एसेट्स क्रिएट हो कंट्री में और या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो जाए, हर एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे, ये आपको याद करना है। इस स्ट्रक्चर से आप अच्छे से समझ सकते हैं मुझे लगता है। बजट एक्सपेंडिचर के दो साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर वापस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या क्या आइटम्स यहाँ पर हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या क्या आइटम हैं, वही सब हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 बाय 1। अब दोस्तों डेफिसिट के कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि डेफिसिट जो गवर्नमेंट के बजट में होता है वो एक सिचुएशन होती है जबकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रिसिप्ट से ज़्यादा होता है। बट डेफिसिट भी कई तरह के होते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू डेफिसिट ऐसी सिचुएशन होती है जो कि डिफरेंस को शो करता है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस देखा जाता है, और ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के बजट में जो केवल रेवेन्यू अकाउंट के स्टेटमेंट को शो करता है, और उसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस देखते हैं। ये डेफिसिट जो होता है ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, और आपको पता है अभी आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक तरीके से अनप्रोडक्टिव है गवर्नमेंट के लिए। ना तो उससे कोई प्रोडक्शन हो सकता है और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती है, कोई एसेट्स भी क्रिएट नहीं होती है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है तो ये अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करे, उसको अवॉइड करे, और जहाँ तक हो सके वो ऐसी जगह पैसा खर्च करे जहाँ पर कोई एसेट्स क्रिएट हो या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो जाए। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के डिफरेंस को शो करता है और केवल रेवेन्यू अकाउंट को ही कवर करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फिजिकल डेफिसिट, जो गवर्नमेंट बजट का सबसे बड़ा डेफिसिट माना जाता है। फिजिकल डेफिसिट ये गवर्नमेंट के ओवरऑल डेफिसिट को शो करता है बजट के। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के डिफरेंस को शो करता है। और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को कवर करता है। टोटल रिसिप्ट में वो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को वो कवर करता है। तो फिजिकल डेफिसिट सबसे ब्रॉड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट होता है जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के डिफरेंस को दिखाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता। इस टोटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट की जो भी रिसिप्ट हैं, जितने भी सोर्सेस हैं, उसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है ये रिसिप्ट। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब फिजिकल डेफिसिट जो होता है ये किस लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? ये पूरे इकोनॉमिक के हेल्थ को शो करता है एक्चुअली, कि गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है, जो एक्सपेंडिचर है, इसका नेचर कैसा है। इसलिए कहते हैं ये इकोनॉमी के हेल्थ को शो करने वाला होता है डेफिसिट। और अगर किसी कंट्री में ये फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अगर बहुत समय तक वो कंट्री फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा अगर रख रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। और जो फिजिकल डेफिसिट का ज़्यादा अधिक अधिक होना जो है वो क्या क्या चैलेंजेस ला सकता है, यहाँ देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं ऐसी कंट्रीज़ के लिए। विशियस सर्किल ऑफ बोरोइंग,
विशेष सर्किल ऑफ बोरोइंग का मतलब ये है कि अगर लगातार फिजिकल डेफिसिट कंट्री का बढ़ता रहा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने पुराने लोन को या जो भी जहाँ से उसने बोरोइंग किया है उसको पूरा करने के लिए उसको दूसरा नया लोन लेना पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी उसको नया लोन लेना पड़ता है, न्यू बोरोइंग करनी पड़ती है। तो एक विशियस सर्किल में ट्रैप हो जाता है कंट्री। तो इसलिए विशियस सर्किल ऑफ बोरोइंग ये सिचुएशन आ सकती है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, एक लिमिट से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा क्योंकि प्राइस राइज होगा, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। देन इकोनॉमिक बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए एक इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होता जाएगा डे टू डे, कि जिससे कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए ये बाई हेरिटेज जो है ये फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई उसको मिलेगा। और जो फॉरेन डिपेंडेंसी है हमारी वो भी बढ़ सकती है कि अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से हम बोरिंग लगातार कर रहे हैं तो दूसरे कंट्रीज़ पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। और ये गवर्नमेंट जो है इस जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर ओवर रिसिप्ट, इस एक्सपेंडिचर को कहाँ से कवर कर सकती है, तो वो या तो मॉनेटरी एक्सपेंशन करेगी, मीन्स वो सेंट्रल बैंक से, अगर इंडिया में है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो मोनेटाइजेशन करवाएगी, और या तो फिर वो बोरोइंग करेगी या तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। यही सोर्सेज हो सकते हैं जिससे वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। तो लॉन्ग टर्म में फिजिकल डेफिसिट का बहुत ज़्यादा होना ये अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमारी कंट्री में जो है वो फिजिकल डिसिप्लिन एक्ट बनाया गया है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट ये बनाया गया है, जिसमें जो है फिजिकल डेफिसिट को एक टारगेट तक, एक लिमिट तक रखने की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? ये डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का, कि अगर हम ओवरऑल बजट के फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट है उसको माइनस कर दें तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पुराना बोरोइंग है उस पर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, और जो फ्रेश हमारा जो डेफिसिट है इस साल का, करंट ईयर का, वो क्या है। इसलिए इसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, जिसमें से पुराने बोरोइंग को बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट है। तो बस डेफिसिट में यही तीन डेफिसिट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है: फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें से फिजिकल डेफिसिट का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है, ये कॉन्सेप्ट सबसे ब्रॉड होता है, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो ये है आपका गवर्नमेंट बजट, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव MCQ या 1 मार्क्स आंसर, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और बजट वैसे भी इंटरेस्टिंग है। आप फैमिली बजट देखते हैं, अपने घर का बजट देखते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। ये गवर्नमेंट का बजट है जो गवर्नमेंट हर साल, आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें अपने सारे अकाउंट को डिस्क्लोज करते हैं गवर्नमेंट की नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है आने वाला, उसमें गवर्नमेंट को मिलने वाली रिसिप्ट जो है वो डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से कितना मिलने वाला है और कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं बजट के थ्रू। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा।